हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, हमने अब तक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बहुत सारी बातें कर ली हैं और पूरा इम्यून सिस्टम, पूरे डिजीजेस के बारे में बात करने के बाद अब हम इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स में हम आज एलर्जी की बात करेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं उसकी बात करेंगे, साथ में हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी की बात करेंगे और एड्स के बारे में बात हम पहले कर चुके हैं। और इसके अलावा हम आज ग्राफ्ट रिजेक्शन की भी बात करेंगे। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स की अगर बात की जाए कि इम्यून सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, उनकी अगर बात की जाए तो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम कैन कॉज डिस्कम्फर्ट, डिजीज और इवन डेथ। और ये कौन कौन से हैं, इनमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी। मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर उसके बाद हम इस चीज़ को पढ़ेंगे क्या लिखा है। अगर हम बात करें कि जब कोई भी डस्ट का पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो डस्ट का पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद हमें स्नीजिंग होती है, छींक आती है। सही बात है ना। अब ऐसा मेरे साथ भी होता है और अगर आपके भी नोज में कोई डस्ट का पार्टिकल एंटर करेगा तो आपको भी स्नीजिंग ही आएगी। डस्ट किसको पसंद है? सबको स्नीजिंग आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी नोज में डस्ट का पार्टिकल एंटर करता है, या कोई फैब्रिक एंटर करता है, या कोई फेदर एंटर करता है, या कोई स्पोर एंटर करता है, या कोई पोलन एंटर करता है, तो आपको एक बार स्नीजिंग आती है। लेकिन वहीं मेरे को बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आने लगती है, मेरी आईज से वाटरी आईज हो जाती है, आंखों से पानी आने लगता है, स्किन पे थोड़े से एक्जिमेटस इन्फेक्शन होने लगते हैं, एक्जिमा बनने लगती हैं। तो इसका मतलब यू आर सेंसिटिव फॉर डस्ट बट आई एम हाइपर सेंसिटिव फॉर डस्ट। इसका मतलब हम क्या बात करते हैं, एक्स एग्रीगेट इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी। क्या बोलेंगे इसको, मैं शॉर्ट में बोलूं, एक्स एग्रीगेट, नॉर्मल नहीं, एक्स एग्रीगेट इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। एक्स एग्रीगेट इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एलर्जी। तो मतलब एक पर्सन सेंसिटिव है लेकिन कोई दूसरा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उस हाइपर सेंसिटिविटी के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो है एलर्जी। तो चलिए बात करते हैं। एलर्जी मीन्स इनएप्रोप्रिएट एंड एक्सेसिव रेस्पॉन्स टू कॉमन एंटीजेंस। Substance causing allergens are called allergens, and common allergens आप सभी जानते होंगे, डस्ट, पोलन, मोल्ड, स्पोर्स, फैब्रिक्स, फेदर्स, फर, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फूड, हीट, कोल्ड, सनलाइट, इन सबसे एलर्जी हो सकती है। ये सभी एलर्जेंस हो सकते हैं, कॉमन एलर्जेंस है। इंडिया में कॉमन एलर्जन है पार्थेनियम फ्लावर। पार्थेनियम का जो फ्लावर होता है वो बहुत कॉमन एलर्जन है इंडिया में। एलर्जी मोस्टली अफेक्ट द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। हे फीवर अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, आईज, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर नोज, आई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है एलर्जन से तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हे फीवर। अस्थमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, अभी हम आगे वापस बात करेंगे। द लोअर पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर सिवियरली अफेक्टेड। अस्थमा के केस में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का लोअर पार्ट जैसे ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स आने लगता है। During allergic reaction there is increased release of histamine from mast cell। इस बात को तो समझना पड़ेगा बच्चों कि एलर्जिक रिएक्शन में होता क्या है। क्या लिखा है, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन देयर इज इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम ब्लड सेल्स। देखते हैं इस मैकेनिज्म को क्या होता है। मैं आपको यहां पर मैकेनिज्म समझाता हूं। जैसे ही कोई एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर करता है, चाहे वो डस्ट का पार्टिकल हो, चाहे वो कोई पोलन हो, जैसे मैं बोलूँ डस्ट और पोलन, या फिर कोई और भी हो सकता है, हमने पहले देखी लिस्ट। जब भी हमारी बॉडी में एंटर करेगा, इसके एंटर करते ही सबसे पहले बॉडी में फॉर्मेशन होता है जिस एंटीबॉडी का कॉल्ड एलर्जिक एंटीबॉडी, IgE। IgE एंटीबॉडी जो होती है वो स्टिमुलेट करती है, वो एक्टिवेट करती है मास्ट सेल्स को। कौन सी सेल्स को? मास्ट सेल्स को। और मास्ट सेल्स जो हैं वो रिलीज करती हैं हिस्टामीन।
मास्ट सेल रिलीज करती हैं हिस्टामीन, एंड यू नो दैट हिस्टामीन इज ए वैजो कॉन्स्ट्रिक्टर और वैजो डायलेटर। पहले का लेक्चर देखिए जिसमें हमने इन्फ्लामेशन पढ़ा है बच्चों, इन्फ्लामेटरी बैरियर, वहां पर ये पूरी आगे की बात समझाई हुई है जो रिलीज करती है हिस्टामीन। हिस्टामीन इज ए वैजो डायलेटर एंड ऑल्सो इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स आता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग आती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है, ये है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। और ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स अगर नॉर्मल ना हो, एक्स एग्रीगेटेड हो, अगर ये क्या हो, अगर ये एक्स एग्रीगेटेड हो, इस तरह का इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो और बहुत ज्यादा हो, नाउ दिस इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इज कॉल्ड एलर्जी। तब हम इस केस में उसे क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। बात समझ में आती है? तो एलर्जन एंटर करके आईजीई एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है एंड activation, this IgE formation activate the mast cells which release histamine which is responsible for inflammatory response। और ऐसा किस किस कंडीशन में होता है ये बाद में बात करते हैं, पहले देखते हैं सम फॉर्म्स ऑफ एलर्जी आर मेंशन बिलो। मैंने अभी आपको हे फीवर अस्थमा बताया, वापस पढ़ते हैं। हे फीवर, इन दिस एलर्जिक फॉर्म देयर इज स्वॉलन, रेडेंड, रनिंग आइज एंड नोज। नोज और आइज बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, रेड हो जाती हैं, उनसे वाटरी हो जाती है, पानी आने लगता है। द ड्रग्स कॉल्ड एंटीहिस्टामिन्स आर ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर। को ठीक करना है तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, एलर्जी किसकी वजह से आ रही है, हिस्टामिन की वजह से। तो कुछ ऐसा दे दिया जाए जो क्या हो बच्चों, जो हो एंटीहिस्टामिनिक हो। तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स जो हैं वो किसके ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है, वो ली जाती है काम में किसके ट्रीटमेंट में, अपने एलर्जी के ट्रीटमेंट में। सेकंड आता है अस्थमा। It is the sudden spasm of tissue surrounding respiratory tract, lower respiratory tract, causing narrowing of respiratory tract। सिंपल सी बात है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अगर हम बात करें कि इन्फ्लामेशन होने लगे तो उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाएगी, और स्वेलिंग आई तो वो नैरो हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो गया तो उसके अंदर अगर हम बात करें कि वहां पर डिफिकल्टी आने लगेगी ब्रीथिंग में, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा, नैरो हो गया है वो, तो अब कहां से ज्यादा गैसेस आएंगी, तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, ड्यू टू नैरोइंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज एन अनदर एलर्जिक डिसऑर्डर एंड दिस एलर्जिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड अस्थमा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अस्थमा के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है एनाफाइलेटिक शॉक। समझाता हूं बच्चों मैं एनाफाइलेटिक शॉक आपको। जैसे समझिए, अगर किसी पर्सन को पेनिसिलिन से एलर्जी है, पहले इसको पढ़ने से आप इसको ना पढ़े, मैं जो बोल रहा हूं सुनिए। अगर किसी पर्सन को पेनिसिलिन से एलर्जी है और पेनिसिलिन से एलर्जी है और अगर हमने उसको पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे दिया, तो आप इस मैकेनिज्म को देखिए, अगर उसे पेनिसिलिन से एलर्जी थी और हमने उसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे दिया, तो उस कंडीशन में पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया तो पेनिसिलिन तो पूरी बॉडी में चला गया। और अगर पेनिसिलिन पूरी बॉडी में चला जाएगा तो उस कंडीशन में पूरी बॉडी में आईजीई एंटीबॉडी बनेगी और पूरी बॉडी में आईजीई एंटीबॉडी एक्टिवेट कर देगी पूरी की पूरी बॉडी की मास्ट सेल्स को, और पूरी बॉडी की मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो गई तो पूरी बॉडी में रिलीज हो जाएगा हिस्टामिन। एंड हिस्टामिन, यू नो दैट हिस्टामिन इज ए वेसोडाइलेटर। तो उस कंडीशन में पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया जाएगा, और अगर सारी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई तो ब्लड प्रेशर तो इतना कम हो जाएगा कि उस पर्सन के ब्रेन में ब्लड जाना ही बंद हो जाएगा। और अगर ब्रेन में ब्लड जाना बंद हो गया तो उसकी सडन डेथ हो जाएगी। दिस इज ए शॉक, दिस इज शॉक, ठीक है, एंड दिस शॉक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लीड्स टू कोमा एंड अल्टीमेटली डेथ। तो बात समझ में आती है कि एनाफाइलेटिक शॉक क्या हुआ, तो समझिएगा, इट इज एन एलर्जिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड अकर्स इन ए फ्यू मिनट आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ एन एंटीजन सच एज पेनिसिलिन। Such a reaction is very serious. Histamine release from the ruptured mast cells causes marked dilation of all the arteries so that a large amount of fluid is passed from the blood to the tissue and there is a drastic fall in blood pressure. The affected person may become unconscious and the individual may die within a short time. जो मैंने अभी आपको बात बोली बिल्कुल एक एक लाइन वही लिखी हुई है। This type of shock is called anaphylactic shock। क्या बोलते हैं? एनाफाइलेटिक शॉक। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, याद रखिएगा उस दिन हम बात करेंगे इंसुलिन शॉक के बारे में भी। तो अभी तो आप एनाफाइलेटिक शॉक के बारे में याद रखें। तो हमने क्या बात की है, सबसे पहले इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर में एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी की बात की है, जिसके अंदर हमने बात की व्हाट इज एलर्जी, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी, हे फीवर, अस्थमा एंड एनाफाइलेटिक शॉक की बात की।
चलिए एक और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर में हम बात करते हैं एक ऐसे डिसऑर्डर की जिसके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, लेकिन हमें जिसके बारे में आज तक भी बहुत कुछ नहीं पता है, मतलब जिसके होने का रीजन अननोन है, वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी, कंसेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि आपकी बॉडी में दो तरह के एंटीजन होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एंटीजन और एक होते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन। एक होती है नॉन सेल्फ सेल्स और एक होती है नॉन सेल्फ सेल्स जो बॉडी में एंटर करती हैं, वो नॉन सेल्फ, और आपकी बॉडी की सेल्स है सेल्फ सेल्स। और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ को अलग कर सकता है, यूनिट डिस्क्रिमिनेशन का नेचर प्रेजेंट होता है, सेल्फ नॉन सेल्फ सेल्स का रिकॉग्निशन कर सकता है, सेल्फ नॉन सेल्फ एंटीजन का रिकॉग्निशन कर सकता है आपका इम्यून सिस्टम। क्या आपका इम्यून सिस्टम कभी आपकी ही बॉडी के अगेंस्ट वर्क करता है क्या? नहीं करता, वो हमेशा बाहर से जो पैथोजन आ रहा है उसके अगेंस्ट वर्क करता है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम अगर आपके ही बॉडी के अगेंस्ट रेस्पॉन्स देने लगे, मतलब अगर आपका इम्यून सिस्टम आपके ही सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगे, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए, रीजन क्या? या तो जेनेटिक या अननोन रीजन से, अननोन पता ही नहीं हमें बच्चों क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीजन समटाइम आवर इम्यून सिस्टम अनेबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ सेल्स फ्रॉम नॉन सेल्फ सेल्स एंड फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सेल्फ सेल्स, अपनी ही बॉडी की सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देता है। रीजन अननोन है, जेनेटिक है, और इसको ही हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारी ही बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दी जाए, इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स देने लगे, तो उस कंडीशन में तो भाई वो पार्ट कैसे सर्वाइव कर पाएगा? दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एंटीजेंस बट समटाइम it may also happen that the immune system of the body goes off the track and start behaving against the own body or self cells. कभी कभी हमारे अगेंस्ट काम करने लगता है। दिस लीड्स टू ए वेराइटी ऑफ डिजीजेज नॉन एज ऑटो इम्यून डिजीजेज, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेज होती है जिनको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेज। एंड दिस टाइप ऑफ डिजीजेज डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ सेल्फ एंटीजन इज इन्वॉल्व, कौन सा एंटीजन इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करती है। When the cells acting as antigens in the same body, they are called autoantigens. The nature of autoimmune disease depends on the autoantigen involved. कौन सा autoantigen involved है उस पर डिपेंड करती है। For example, if the autoantigen are RBC, then the body destroy its own RBC. सही बात है, अगर ऑटो एंटीजन आरबीसी ही है, आरबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए तो आरबीसी को मारने लगेगी, जैसे क्रॉनिक एनीमिया के केस में ऐसा देखने को मिलता है। जैसे ऑटो एंटीजन प्रोड्यूस अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज बनने लगे, बोलेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस, दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड माइस्थेनिया। मैं आपको कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के एग्जांपल बता रहा हूँ सीधा सीधा। एक हो जाता है क्रॉनिक एनीमिया, एक होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। एंड इफ द ऑटो एंटीजन आर लिवर सेल्स के अगेंस्ट बन जाए तो क्या होगा? क्रॉनिक हेपेटाइटिस, ठीक है। और भी हो सकता है, जैसे आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, एक होता है एडिसन डिजीज, एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये सारे ऐसे डिजीज हैं, ये सारे ऐसे डिसऑर्डर हैं जिसमें इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारी ही सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी एंड दीज डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड, दीज डिजीज इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीजेज। तो कौन कौन सी ऑटोइम्यून डिजीज है? क्रॉनिक एनीमिया, माइस्थेनिया ग्रेविस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईडीडीएम, एडिसन डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बहुत सारी होती है, उनमें से कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं। लेकिन कंसेप्ट समझ में आया कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट क्या बनाने लगता है? एंटीबॉडीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। और बात करते हैं बच्चों, एक और पॉइंट की बात करते हैं। अब की बार हम इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की बात करते हैं। और इम्यूनो डेफिशिएंसी में दो नाम में से एक नाम बहुत अच्छे से आपने पढ़ चुके हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। लेकिन एक की बात करते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। क्या होता है बच्चों? कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम ही डेवलप नहीं हो पाता। इम्यूनो डेफिशिएंसी बाय बर्थ हो अगर किसी के अंदर, जो टी हेल्पर या बोलें कि पर्टिकुलर कोई जीन ही ना हो जो इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो क्या इम्यून सिस्टम डेवलप हो पाएगा? दिस इज कॉल्ड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी।
समझिएगा सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या है और इसके अंदर क्या होता है, इस बात को समझते हैं बच्चों। सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो याद रखें, समटाइम न्यू बॉर्न चाइल्ड आर विदाउट टी सेल एंड बी सेल, उसके पास जीन ही नहीं है बी सेल और टी सेल को बनाने की। तो कभी कभी एक बच्चे का ऐसा बर्थ होता है इसके बाद बी सेल या टी सेल ही नहीं है। दीज चाइल्ड्स आर हाईली ससेप्टेबल टू वेरियस इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है क्योंकि बी सेल और टी सेल की आर्मी ही नहीं है बच्चों उसके पास वो जीन ही नहीं थी जो बी सेल और टी सेल बनाती, उसके अंदर कभी बी सेल टी सेल बन ही नहीं पाएगी। द मोस्ट सीरियस डिसऑर्डर ऑफ दिस टाइप इज ए कंजेनाइटल डिजीज नॉन एज सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। एक कंजेनाइटल डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर उसके अंदर कभी भी बी सेल टी सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, इन विच बोथ बी सेल एंड टी सेल आर नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी। सच चिल्ड्रंस आर हाईली ससेप्टेबल इवन टू माइनर, छोटे छोटे इन्फेक्शन के लिए बहुत ससेप्टेबल है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। In developed countries like USA, such children are kept alive by keeping them in germ-free environments called isolation suits. उन्हें आइसोलेशन सूट्स में रखा जाता है हमेशा ताकि कभी भी उनको कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में उन्हें बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनके अंदर डिजीज बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड ऑटो, जिसको हम बोलेंगे सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, शॉर्ट में बोला जाता है SCID। क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? अगर इसका कोई ट्रीटमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन अगर आप इसका ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के हमारे लेक्चर्स को देखिए। SCID में किस तरह से जीन थेरेपी को यूज करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है वो वहां पर देखेंगे हम, ठीक है। लेकिन एक और डिसऑर्डर जिसके बारे में हम पहले बहुत बार बात कर चुके हैं, बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, वो है एड्स, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैं बता चुका हूं कि HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जब बॉडी में एंटर करता है तो CD4 रिसेप्टर बियरिंग, कौन सी? CD4 रिसेप्टर बियरिंग टी हेल्पर सेल्स के नंबर को क्या कर देता है? कम। CD4 CD8 काउंट जो होता है कितना होता है? 2:1 होता है, ये 0.5:1 रह जाता है और उसकी वजह से हो जाती है, अगर टी हेल्पर ही ना हो तो क्या हो जाएगी? इम्यूनोडेफिशिएंसी। और अगर इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाए तो वही डिसऑर्डर है एड्स, और जिसकी वजह से होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो ये आप पुराना लेक्चर देखिए बच्चों, इसी चैप्टर में एक्वायर्ड इम्यूनो एड्स के लिए अलग से एक पूरा लेक्चर बनाया गया है, बहुत लंबा लेक्चर भी बनाया गया है बच्चों, उसको पूरी डिटेल में एड्स क्या है उसके बारे में समझाया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन दिस इज ऑल्सो ए इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी इज ऑल्सो इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो बच्चों ये हमने बात की है इम्यूनोडेफिशिएंसी। पहले हमने बात की व्हाट इज एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी, फिर हमने बात की व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी, फिर हमने बात की इम्यूनोडेफिशिएंसी में सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स की। उसके बाद हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो बच्चों अब हम बात करते हैं शुरुआत ग्राफ्ट रिजेक्शन की। व्हाट इज ग्राफ्ट रिजेक्शन, उसकी बात करते हैं। ग्राफ्ट मतलब सीधे सीधे मैं जनरली बात करूं, मैं बात करने वाला हूं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो उसको करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, अगर फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है, इन सब की बात करते हैं बच्चों। सिंपल सी बात है, ग्राफ्ट ऑफ ए किडनी, हार्ट, लंग, लिवर एटसेट्रा फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर always unless donated by the identical twins are seen by recipient immune system as antigenic and elicit an immune response। बस सिंपल सी बात है, अगर आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है तो इसके अलावा अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी किडनी या हार्ट या लंग या लिवर ट्रांसप्लांट करता है तो सिंपल सी बात है उसकी बॉडी में उसे एज ए एंटीजन ट्रीट किया जाता है और उसके अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स दे दिया जाता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अगेंस्ट। अगर अनचेक्ड है, इफ अनचेक्ड, अगर मतलब प्रॉपर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए चेक नहीं किया, क्या चेक करना चाहिए? ब्लड ग्रुप की मैचिंग होनी चाहिए फॉर ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की कंडीशन क्या है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप मैचिंग होनी चाहिए, ब्लड ग्रुप की मैचिंग करो, ठीक है। RH फैक्टर की मैचिंग करो, ये ब्लड ग्रुप मैचिंग में ही आ जाएगा,
ठीक है। इसके अलावा MHC कॉम्प्लेक्स की मैचिंग होनी चाहिए, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की मैचिंग होनी चाहिए। अगर ये आप मैचिंग अच्छे से कर लेते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो क्लोज रिलेटिव में ज़्यादा सेम मिलेगा, सिबलिंग्स में और ज़्यादा सेम मिलेगा, आइडेंटिकल ट्विंस में बिल्कुल सेम मिलेगा, खुद की बॉडी से खुद ही करो तो बिल्कुल ही सेम है। तो उस कंडीशन में ये मैचिंग करने के बाद आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करो तो काफ़ी सेफ रहेगा। लेकिन अगर आपने मैचिंग नहीं की ना, तो आपने ब्लड ग्रुप RH फैक्टर मैचिंग की और MHC कॉम्प्लेक्स की भी पूरी तरह से मैचिंग नहीं की है, तो इफ़ अनचेक्ड, इसलिए अब मैं आपको ये बात समझा रहा था, इफ़ अनचेक्ड दिस रेस्पॉन्स विल इवेंचुअली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राफ्ट को मार दिया जाएगा इम्यून सिस्टम द्वारा। और बोथ CD4+ एंड CD8+ टी सेल पार्टिसिपेट इन ग्राफ्ट रिजेक्शन। टी सेल, इसका मतलब टी लिम्फोसाइट और सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स जो आता है, एंड दिस सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। टी सेल काम करती है, टी सेल उस ग्राफ्ट को मारती है अगर उसकी चेकिंग नहीं की गई है। दे आर रेस्पॉन्डिंग टू difference between donor and host of their class 1st and class 2nd histocompatibility molecules. Here are histocompatibility complex molecules, also called HLA, human leukocyte antigen, present upon 6th chromosome. कौन से क्रोमोसोम पर होता है? 6th क्रोमोसोम पर होता है। 6th क्रोमोसोम पर मिलने वाले ह्यूमन ल्यूकोसाइट और मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड क्लास को अगर आपने प्रॉपर मैच किया है तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर मैच नहीं किया है तो ग्राफ्ट रिजेक्शन कर देगा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज की बात करते हैं। ग्राफ्ट ऑफ बोन मैरो आर यूज टू प्रोवाइड और रिस्टोर ए सोर्स ऑफ ब्लड सेल्स फॉर द रिसिपिएंट। बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे हैं। इफ देयर इज एनी हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी डिफरेंस, अगर कोई डिफरेंस से मैचिंग नहीं की गई है बिटवीन डोनर एंड रिसिपिएंट, एंड देयर ऑलवेज आर सम अनलेस द पेशेंट ओन नैरो इज यूज्ड और दैट ऑन इंडिविजुअल आइडेंटिकल ट्विन, अगर ना हो तो अगर डोनर और रिसिपिएंट के बीच में हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी डिफरेंसेस हैं, देन द टी सेल ऑफ द डोनर विल माउंट एन इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट द टिश्यू ऑफ द रिसिपिएंट। फॉर्चुनेटली ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज कैन यूजुअली बी कंट्रोल्ड बाय इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। तो भाई अगर ऐसा है तो फिर उस पर्सन को बचाना है तो क्या करें? अगर बोले हमने तो चेक किया नहीं था, अब डिफरेंसेस है, हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी डिफरेंसेस आ रहे हैं होस्ट और रेसिपिएंट के बीच में, डोनर और रेसिपिएंट के बीच में, अब कैसे बचाएं? क्या मरने दें उस पर्सन को? नहीं बच्चों, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जैसे हम बात करते हैं एक साइक्लोस्पोरिन ए जो होती है एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है जो हमें मिलती है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। किससे मिलती है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ऑर्गेनिज्म से हमें एक ड्रग मिली है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, जो इम्यूनोसप्रेसिव है, जो इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है? सप्रेसिव कर देती है। कॉर्टिसोल को भी यूज कर सकते हैं, कॉर्टिसोल भी एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की तरह काम में आ सकती है। तो कॉर्टिसोल, साइक्लोस्पोरिन ए, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलने वाली साइक्लोस्पोरिन ए है, ये दोनों ही इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है जो इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है? सप्रेस, ताकि आपका इम्यून सिस्टम उस ग्राफ्ट के अगेंस्ट रेस्पॉन्स ना दे। तो ये है बच्चों व्हाट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ग्राफ्ट रिजेक्शन। और बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ग्राफ्ट क्या है। टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट समझने से पहले एक बात याद रखें, फर्स्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो था वो किया गया किस ऑर्गन का, ये बात याद रखने की बात है। डेविड ह्यूम को बोला जाता है फादर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एंड फर्स्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जिस ऑर्गन का किया गया वो ऑर्गन था किडनी। फर्स्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किडनी का किया गया, बाद में आइज का भी किया गया, लिवर का भी किया गया, हार्ट का भी किया गया, बाकी पार्ट्स के भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन फर्स्ट ऑर्गन जिसका ट्रांसप्लांटेशन किया गया था वो थी किडनी। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ग्राफ्ट और ग्राफ्ट मटेरियल। डिस्क्रिप्शन देखते हैं उसके कौन कौन से। ऑटोजिनस ग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट क्या है बच्चों? अगर आपकी ही बॉडी का कोई पार्ट निकाल के आपकी ही बॉडी के कहीं और अगर उसको लगा दिया जाए, जैसे स्किन की सर्जरी करते हैं, अगर हम बात करें सीधा सीधा कि अगर हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो उस कंडीशन में थाई की स्किन को निकाल के फेस पे लगा दिया जैसे, तो अगर उसी पर्सन की थाई की स्किन को उसी पर्सन के फेस पे लगाया गया है तो उस कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है।
दिस इज कॉल्ड ऑटोजीनस ग्राफ्ट। तो क्या लिखा है, ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन द सेम इंडिविजुअल, जैसे इंट्रा ओरल और एक्स्ट्रा ओरल डोनर साइट्स। सही बात है ना। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं, कोई मैचिंग की जरूरत ही नहीं, उसी पर्सन का है। एलोजेनिक ग्राफ्ट क्या है, ट्रांसफर बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के मेंबर जो जेनेटिकली सिमिलर है उनके बीच में अगर हम बात करते हैं, ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, एलोजेनिक। जैसे मिनरलाइज्ड बोन एलोग्राफ्ट, DFDB कॉमनली यूज किया जाता है इसके लिए। फ्रीज ड्राइंग रिड्यूस एंटीजेनिसिटी ऑफ मटेरियल एंड एक्सपोजेस BMPs। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों। एलोजेनिक ग्राफ्ट का मतलब याद रखिए, जीनोजेनिक, टेकन फ्रॉम ए डोनर ऑफ अनदर स्पीशीज, किसी और स्पीशीज से ले लिया। जैसे बोवाइन बोन मटेरियल मिनरल्स कॉमनली यूज, बोवाइन मतलब क्या, बोवाइन बोन मिनरल्स को आपने क्या कर लिया, एज ए यूज कर लिया, तो बोवाइन से लिया आपने। एलोप्लास्टिक मटेरियल क्या, इनऑर्गेनिक सिंथेटिक इन बायोकॉम्पेटिबल बोन ग्राफ्ट सब्स्टिट्यूट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, बीटा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, पॉलीमर, बायोएक्टिव क्लासेस, इन सबको अगर आपने किसी और से ले लिया, ये उसी स्पीशीज के मेंबर से, लेकिन एलोप्लास्टिक हो रहा है, किसी और मेंबर से ले लिया, तो उसको हम बोलेंगे एलोप्लास्टिक मटेरियल। तो कुल मिला के मैं आपको इस बात को शॉर्ट में बोलना चाहता हूं कि अगर सेम पर्सन में होता है तो वो होता है ऑटोग्राफ्ट, सेम इंडिविजुअल में अगर करें तो वो क्या होता है, ऑटोग्राफ्ट। अगर हम ये ग्राफ्टिंग करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में तो फिर तो और सिंपल हो गया, क्या हो गया, आइसोग्राफ्ट बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में करें। सही बात है ना। और एक ही स्पीशीज के दो अलग अलग मेंबर्स जो हैं उनके बीच में करें, बोलेंगे एलोग्राफ्ट। टू मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज क्या होनी चाहिए, सेम स्पीशीज के हो तो वो हो जाएगा एलोग्राफ्ट। लेकिन जीनोग्राफ्ट वो है जब स्पीशीज ही क्या हो जाए, चेंज हो जाए। टू मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ही अगर डिफरेंट है, टू मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज के बीच में अगर हम ग्राफ्टिंग करते हैं, क्या बोला जाएगा, इसे बोल दिया जाएगा जीनोग्राफ्ट। तो ये 4 तरह के ग्राफ्ट होते हैं बच्चों। तो आज हमने क्या क्या बात की है जल्दी से देखते हैं। आज हमने इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स की बात की, ये चैप्टर बिल्कुल अपने एंड पर आ चुका है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, लेकिन बात करते हैं अभी एंड में, बताते हैं आपको क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हमने एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी की बात की, हे फीवर, अस्थमा और एनाफाइलेटिक शॉक जैसी चीजें आपको इस टॉपिक में बताई गई। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात की, कौन कौन से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं ये आपको बताए गए। फिर हमने बात की इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर में, जिसमें हमने बात की सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो आपको पहले ही काफी डिटेल में बताया जा चुका है। फिर उसके बाद हमने आज बात की ग्राफ्ट रिजेक्शन की, किस तरह से सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स दिया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की क्या क्या कंडीशंस हैं, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज क्या हो जाएगी, व्हाट इज द टाइप ऑफ ग्राफ्ट और मटेरियल, और उसका डिस्क्रिप्शन देखा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं ये पोर्शन, लेकिन याद रखें ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट क्या है। सबसे पहले ट्रांसप्लांटेशन किया गया किडनी का। सही बात है बच्चों। तो चलिए अब हम देखते हैं तो क्या आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। अगर कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। एनाफाइलेटिक शॉक इज, आज भी तो बात की एनाफाइलेटिक शॉक कि अगर किसी पर्सन को पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे दिया जाए तो उसकी पूरी बॉडी की मास सेल्स हिस्टामिन सिक्रेट करेंगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, डेथ हो सकती है। ठीक है, तो माइल्ड लोकल रिएक्शन टू एन एलर्जन, नहीं बच्चों। सिवियर लोकल रिएक्शन, माइल्ड जनरल रिएक्शन, नहीं बच्चों, माइल्ड तो जनरल तो है लेकिन माइल्ड नहीं है। सिवियर रिएक्शन ऑफ होल बॉडी, जनरल रिएक्शन इन होल बॉडी, लेकिन बहुत ही सिवियर रिएक्शन होगी, दिस इज कॉल्ड एनाफाइलेटिक शॉक। ये तो अभी हमने पेनिसिलिन वाली बात बताई थी आपको। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज प्रिवेंटेड बाय, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन से बचना है तो क्या करना होगा, एंटीबॉडीज को यूज करना चाहिए क्या, नहीं बच्चों। न्यू टी सेल्स को, अरे ये तो बिल्कुल ही मार देगी बेटा। इम्यूनो स्टिमुलेटरी ड्रग, जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे, अरे भाई वैसे ही तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्ट कर रहा है तो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दे तो और ज़्यादा रिजेक्ट करेगा। आपको तो ऐसी ड्रग चाहिए जो इम्यूनो सप्रेसेंट हो, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे। नाम सुना होगा साइक्लोस्पोरिन ए, अभी पहले बताया मैंने, जो हमें मिलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। और एक और है, एक हार्मोन जिसे यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल, जो WBC के नंबर को कम करता है।
तो कॉर्टिसोल एंड साइक्लोस्पोरिन ए जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स को यूज़ किया जा सकता है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से हमें बचना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ए पर्सन विदाउट थाइमस वुड नॉट बी एबल टू, पहले तो समझिए बच्चों, थाइमस अगर किसी पर्सन के पास ना हो तो उसकी टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन तो हो जाएगा बोन मैरो में, लेकिन उसका मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा। और आप सभी को पता है कि टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं हो पाया तो सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स नहीं आ पाएगा। तो ए पर्सन विदाउट थाइमस वुड नॉट बी एबल टू, क्या नहीं कर पाएगा, रिजेक्ट टिश्यू ट्रांसप्लांट, रिसीव ए टिश्यू ट्रांसप्लांट, डेवलप एन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स और प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, समझ में आया होगा बच्चों। अगर किसी पर्सन का थाइमस को निकाल दिया जाए या थाइमस ना हो तो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा। टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं हुआ तो सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स नहीं आएगा। सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स नहीं आया तो उस कंडीशन में ऑर्गन को ग्राफ्ट का रिजेक्शन नहीं कर पाएगा, तो वुड नॉट बी एबल टू रिजेक्ट टिश्यू ट्रांसप्लांट, ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं कर पाएगा। तो सीधे सीधा इसका आंसर कौन सा दिख रहा है बच्चों, फर्स्ट। क्लियर होती है बात। तो आज हमने बात की है कुछ और टॉपिक्स की। आज हमने बात की एलर्जी की, हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बात की हमने जो क्या था, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इन सब के बारे में बात की। इम्यूनोसप्रेशन ड्रग क्या है ये भी आपको बताया गया। नेक्स्ट लेक्चर में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। हाँ बिल्कुल, आपको टॉपिक बताना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें जिस टॉपिक की बात करनी है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी ड्रीडेड डिजीज, कैंसर। हमें नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बात करनी है जिस टॉपिक की, वो है कैंसर। तब तक आप इन पुराने वीडियोस को देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आते हैं कैंसर। तब तक के लिए थैंक यू।